खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ कि जैसे सभी की 1000 चल रही थी श्रृंखला, आज मैं जीव विज्ञान की 1200 प्लस क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए यह अमृत होने वाला है। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है या सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है। तो आप क्या बताओगे? यकृत। यकृत आप नहीं समझ पाएंगे, इसका क्या अर्थ आप इंग्लिश कहते हैं लीवर, इसी को बोलते हैं जिगर। आपको बता दें, कोई व्यक्ति ये जहर खा के मरता है तो उसके शरीर की किस अंग की जांच की जाती है? तो आप बताओगे यकृत या लीवर की जांच की जाती है। ये कहा था वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे यकृत को कहा जाता है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मुख में। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे गले में पाई जाती है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन में किस अंग का स्राव होता है? तो आप क्या बताओगे? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो आपको बता दूं, मादा जनन अंग से तीनों का स्राव होता है। किसका? तो इसका उत्तर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। आपको बता, मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा कि पुरुष जनन हार्मोन कौन सी है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलते हैं। मनुष्य में एच गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहला सेरिबेलम, थायराइड या सेरिबेलम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे एच गतिविधियों का नियंत्रण आप बताएंगे कौन करता है? तो बताओगे सेरिबेलम करता है। कौन? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि सेरिबेलम बेलन का काम क्या है? शरीर का नियंत्रण करना। किसका काम है? शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तो आप बताओगे सेरिबेलम। कैसे याद करोगे? आप जानते हो कि बेलन से, महिलाओं के बेलन से पुरुष क्या हो जाता है? पुरुष का शरीर क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का ताप कहाँ से नियंत्रित होता है? पहला है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा है थायराइड और चौथा है पिट्यूटरी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? शरीर में ताप का नियंत्रण कहाँ होता है? तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताओगे मस्तिष्क में। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सभी कहाँ पाए? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताओगे पिट्यूटरी, या इसी को पीयूष ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में पहला है कोटपाद, कोशिका, मुंह या सीलिया या गुरुद्वार। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कूटपाद के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कोटपाद आपको याद रखना है। चलते हैं, कोटपाद क्या होता है? उनके शरीर के नीचे भाग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाद मतलब ही होता है निचला भाग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या टायलिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? आप बता दूं, लार ग्रंथियां कौन सी है? तो आप बताओगे टायलिन क्या है? लार ग्रंथि ये जो है भोजन को पचाने में सहायक करती है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आप बताओगे मुख से ही। अब बताइए पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? पेप्सिन। तो आप क्या बताओगे? प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक है? तो आप बताओगे प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन सहायक है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वह क्रिया जिसमें मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी ऑप्शन बी कहलाती है। यानी श्वसन और निःश्वसन दोनों मिला के क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सभी कथन। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो आप बता दूं, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका जरूरत होता है? तो आप बताओगे ग्लूकोज का।
लेकिन आपको बता दूं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग, प्रायः। अब वैसे तो सामान्यतया कहा जाओगे तीनों से जो है ऊर्जा उत्पादित किया जा सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीला विसरण, किण्वन या दहन? तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण या एक्सपेंशन के द्वारा जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो विसरण आपको याद करना है, याद रखना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, लोग गलत कर देते हैं। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या कहलाती है? तो पहला संश्लेषण, दहन, परिवर्तन या विघटन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं विघटन कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों का जो है परिणत होना क्या होना? विघटन कहलाता है। जो शरीर में जो होता है अन्य भागों में टूटना ही क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, सुक्रोज है? तो इसका उत्तर आप प्यारे साथियों क्या बताएंगे? इसका उत्तर बताएंगे सुक्रोज जो होता है क्या करता है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप का कौन सा होता है? तो आप बताओगे सुक्रोज होता है। पौधों की बात होगी। जबकि यदि हम सब में कहा जाए कि मनुष्यों में ग्लूकोज जो होता है ऊर्जा का मुख्य कार्य करता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है स्वस्थ मनुष्य की? तो सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तो 120/80, 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। और डाई सिस्टोलिक कितना होता है? तो आप बताओगे 80। 120 80 mmHg लिखा रहता है, mmHg मिलीमीटर पारा, इतना है आपको याद रखना है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? पियामेटर, एक्नेवाइड या ड्यूरामेटर या मिनीमीटर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दूं क्या कहते हैं बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो आप बताओगे ड्यूरामेटर कहलाती है बाहरी झिल्ली। और उसके नीचे की सबसे नीचे वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो आप बताओ पियामेटर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिल गई आपको। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सूंघने की क्षमता, ऑप्टिक्स पाली, सेरिब्रम, घ्राण पाली या इनमें से कोई नहीं? तो सूंघने की क्रिया को आपको बता दूं घ्राण इंद्रियां। इसमें घ्राण मीन्स ही होता है सूंघना। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो बताइए घ्राण इंद्रिय पाली कहती है। तो घ्राण मीन्स होता है हिंदी में, घ्राण ये संस्कृत का शब्द है, घ्राण इंद्रिया ही मतलब सूंघना ही होता है। तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? वृद्धि तथा चतुराई के केंद्र आप क्या बताओगे? पहला है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और सेरिबरम या स्पाइनल कॉर्ड? तो बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो आप बताओगे सेरिबरम जो होता है। शेर बुद्धिमान होता है ऐसे याद करिए। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो आप बताओगे सेरिबरम होता है। ये सभी मस्तिष्क में ही ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिबेलम क्या होता है? मनुष्य के शरीर को नियंत्रण करने में सहायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का अरस्तु ने, रॉबर्ट ने या बेलिस स्टार्लिंग ने, क्राउन पोस्टर ने? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बेलिस तथा एवं स्टार्लिंग ने जो क्या किया था, हार्मोन शब्द दिया था पहली बार। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो आप बताओगे बेलिस तथा स्टार्लिंग ने जो है हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने, डार्विन ने, एरिस्टोटल ने या बेबीलोन्स? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? किसने पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आप बताओगे जॉन मेंडल ने दिया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडल ने ही पहली बार जो है मटर के पौधों पर जो है डीएनए की खोज किया था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ट्रेवेनस ने, वालमाल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप बताओगे लामार्क तथा ट्रेवेनियस ने किया। लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो आप बताओगे अरस्तु को कहा जाता है। चलते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से अभी बात हो चुकी, तो आप क्या बताओगे? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को, पुरकिंजे को, डार्विन को या अरस्तु को? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति, जबकि चिकित्सा का जनक किसे, आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताओ कि चरक को जाना जाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? पहला फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या पुर्तगाली? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा किससे हुई? तो आप बताओगे ग्रीक भाषा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना, जो ना आ रहा हो उसको आप कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख लेते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट होने लगती है। तो लिखने से परहेज ना करें प्यारे साथियों, और साथ साथ वीडियो देखने के साथ कॉपी लेके जरूर बैठें। साइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या सभी का? तो आपको बता दो साइकोलॉजी क्या होता है। अब तो आप बताओगे शैवाल। अब कैसे आपको कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोला जाता है। अब एक गाना सुने, काइको माइको, काइको माइको, काइको माइको। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, विषाणु का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी कहलाता है, या वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बहुत जबरदस्त श्रृंखला आपके लिए है। आप ये पूरी सीरीज 1200 क्वेश्चन वाली देख रहे थे, तो आज के बाद बता दूं आपको जीव विज्ञान से होने वाली समस्याएं खत्म हो जाने वाली हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो आप बताओगे वर्गिक है कि अनुवांशिकी है कि कार्यकी है पारिस्थितिकी? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि कहा जाए कि पारिस्थितिकी के जनक, इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो इकोसिस्टम के जनक आप क्या बताएंगे? टांसले हैं। और आपको बताना है पारिस्थितिकी के जनक कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंड्रोलॉजी शब्द का संबंध किससे, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपको बता दूं कि झाड़ियों, डेंड्रो मीन्स होता है, अच्छा तो झाड़ियों, उनके झाड़ से ही तो हम डंडा बनाते, तो झाड़ियों को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अंदर एग्रोनॉमी, एंथ्रोलॉजी और फिनोलॉजी। तो आपको बता दूं पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं एंथोलॉजी कहलाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है? वनस्पति संवर्धन से विज्ञान संबंधित क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? तो हार्टिकल्चर कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित क्या कहलाएगा? तो हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलोरीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर तो आप जानी थे। फूल संबंधित अध्ययन को, फूल की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्मोलॉजी का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, परागकण, बीज, पत्ती या फल? तो इसका उत्तर आप क्या साथियों क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में साथ साथ उत्तर करते हैं तो आपको चीज़ें जो है परमानेंट होने लगेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बताओ बीज का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? घास का, फसलों का, फलों का, तेल बीज का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं घास। एग्रोइस्टोलॉजी, देखिए जो कभी हम डिसाइड नहीं, इसका मतलब वो पीछे क्वेश्चन है, इसीलिए उसमें समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं। अभी बात पीछे आया था। एग्रोइस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप बताओगे घासों का अध्ययन है। घास कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट। सबसे अधिक बढ़ने वाला घास कौन सा है, या सबसे बड़ा घास कौन सा? तो आपको बता दो बांस जो है, और बांस को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का है, फलों का है, चट्टानों का है, पौधों का? तो पेडोलॉजी आप जानते हैं किसका अध्ययन है? तो आप बताएं पेडोलॉजी जो है के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नामकरण, वर्गीकी या पहचान या नामकरण? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? स्तंभ मूल कहलाती हैं। स्तंभ मूल आपसे कहाँ दिख रहा है? तो आपको बता दूं
इसमें जड़ें क्या है, बाह्य भी होती है, आंतरिक के साथ साथ बाह्य जड़ें भी होती है। बरगद पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा क्या रहता है? पत्ती रहती है, जड़ रहता है, कलिका रहती है, टहनियाँ रहती है। तो आप क्या बताएं, पेड़ में हमेशा क्या रहता है? तो पेड़ में सदैव कुछ भी होगा, लेकिन पेड़ में जड़ जरूर रहेगा। पत्तियां देखो पतझड़ हो जाती हैं, कलियां भी गिर जाती हैं, टहनियाँ भी लोग काट देते हैं, लेकिन क्या जड़ तो होगा ही होगा, पेड़ है तो। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आपको बता दूं, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। अब कैसे याद करेंगे? जिनको भी आप जमीन में गाड़ दें खोद के और वो जम आए तो वो होती तना। जैसे आप प्याज भी जो जमीन में गाड़ देते हो तो वो भी जमाता है, तो तना। जितने लोग किसान के घर से या गांव से हो तो उनको ये चीज़ें समझ में आ गई, तना वाले फसल। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कैरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नागफनी में प्रकाश के संबंधित कार्य होता है, तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या बताओगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्ण का स्तंभ कहलाता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नागफनी प्रकाश संश्लेषी कार्य क्या होता है, कहाँ होता है, लिखना चाहिए था। तो पर्ण का स्तंभ, पर्ण का मतलब पत्तियों के स्तंभ में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्ण मतलब पत्ती ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? गाजर है कि मूली है कि आलू की पत्ती? तो इसका आपको बता दूं क्या है, आलू ही क्या है, तना है, और सभी क्या है आप बताओगे? जड़ है। कभी गाजर को जमीन में गाड़ दोगे सड़ जाएगा, मूली को भी गाड़ोगे तो सड़ जाएगा, लेकिन आलू जाड़ोगे तो जमाएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, किस जिसे क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आलू क्या है? एक कंद है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंद, सलकंद, शकरकंद, ये सबके बारे में अंतर करना सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप सबके लिए इतना मेहनत किया जाता है और कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल है, प्रकंद है, कंद है या सलकंद है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा परकंद। हल्दी के पौधों को खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? परकंद कहलाता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अदरक क्या है? तो अदरक आपको बता दूं क्या है, एक राइजोम है। अदरक जड़ नहीं है, अदरक तना ही है। कैसे? क्योंकि अदरक को गाड़ देने के बाद वो जम आता है। ये क्या है? एक प्रकार का राइजोम है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज आपको बता दूं ये तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, पौधे कभी पुष्प नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह जो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे क्रिप्टोगेम्स के। जो कभी जिस पौधे से कभी पुष्प नहीं बनते उसे क्या कहलाते? क्रिप्टोगेम्स कहलाते। क्रिप्टोगेम्स यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो लोरेंथस द्वारा, रेफलेसिया द्वारा, डोरेसेरा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? संसार का सबसे बड़ा पुष्प ही क्या है? रेफलेसिया है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा आप क्या बताएंगे? बुल्फिया हो जाएगा। अब आप दोनों में कंफ्यूज होते हैं तो रेफलेसिया में ज़्यादा अक्षर है और बुल्फिया में कम अक्षर है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कमल है, बुल्फिया है, गुलाब है, रेफलेसिया है। सबसे छोटा अभी बात हो चुकी, कौन सा? तो बुल्फिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? जीवन चक्र की दृष्टि से तो आप क्या बताओगे? पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म, साइकस, जिनको या पाइनस, इनमें से कोई नहीं? तो जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? सबसे पुराना जीवित जीवाश्म कौन सा? तो आप बताओगे साइकस है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दमा और खांसी, दमा और खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इल्फेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आप बताओगे इफेड्रा से। इफेड्रिन एफेड्रा से। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से दोनों को एक ही तरह है, बस इफेड्रिन एफेड्रा आपको याद कर लेना। चलते हैं, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है? तो ऑक्सीजन आपको बता दूं क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। आपको बताओ विटामिन डी भी जो है एक प्रकार का एंजाइम है। जो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है उसे एंजाइम की संज्ञा भी दी जा चुकी है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आते हैं, उत्सर्जन आते हैं, श्वसन आते हैं, या ये सभी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आप क्या बताओगे? ये सभी पोषण, उत्सर्जन और
श्वसन, ये तीनों आते हैं, यानी इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरछता किसके अंतर्गत आता है? गोरछता एक जीव है, किसके अंतर्गत आता है? तो आप क्या बताओगे? एक है मृतोपजीवी है, या मरे हुए को क्या करता है, खाता है। मृतोपजीवी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने परसेंट CO2 पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? 0.03%। यदि कहा जाए कितना, 78% क्या पाया जाता है? तो 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। चलते हैं और क्या बता दूं, दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो आप बताओगे O2 21% पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? छाया में पनपने वाले पौधे को तो आपको बोलते हैं सियोकाइट्स कहा जाता है, सियोकाइट्स कहा जाता है। लेकिन पानी के बिना पौधे को उगाना हाइड्रोफाइट्स कहलाता है। चलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है, और पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नमकीन नमकीन पानी में उगने वाले को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। चलते हैं। मनुष्य में पुष्प श्वसन अंग क्या है? पुष्प के श्वसन का अंग क्या है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो गया, मनुष्य के श्वसन का अंग क्या है? तो आप बताओगे फेफड़े का होता है। जबकि कीटों का जो होता है, कीट कहाँ से लेते हैं? कीट जो है ट्रेकिया से, और जबकि मछलियाँ क्या है, क्लोम या गलफड़े से जो है सांस लेती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया है, टीबी है, निमोनिया, या बी और सी दोनों? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, बी और सी दोनों जो है, टीबी और निमोनिया दोनों जो है श्वसन संबंधित बीमारी है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराज रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है, पश्चात क्या हाइपरटेंशन, या इनमें से कोई नहीं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं? तो आप क्या बताओगे? हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्या? हाइपर। और निम्न को हाइपोटेंशन कहा जाता है, दोनों में अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो है, यूरिक है, या अमोनिया है, या यूरिया है? तो आपको बता दूं, मनुष्य क्या निकालता है? यूरिया। तो मनुष्य जो है यूरेकोटोलिक है, जबकि मछलियाँ क्या निकालती हैं? मछलियाँ निकालती हैं अमोनिया, इसलिए मछलियों को अमोनियोटोलिक कहा जाता है। चलते हैं। और पक्षी यूरिक अम्ल निकालते हैं, इसीलिए पक्षियों को क्या कहा जाता है? यूरिकोटोलिक कहा जाता है। ये यूरिक एसिड कौन निकालता है? तो बताओ पक्षी। अमोनिया कौन निकालता है? मछलियाँ। जबकि यूरिया मनुष्य निकालता है। तो आप इन सबको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? अवशोषण द्वारा, उत्सर्जन, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा जो है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो वो आप बताओगे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो आप बताओगे पत्तियों में होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस के लिए होता है? तो आप बताओगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो बताओ रंध्र द्वारा या छिद्रों द्वारा। पौधे में जो छिद्र या पत्ते में जो छिद्र होता है उसके द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में साथ साथ जिनका आंसर आता रहे ना आता रहे तो उनका भी करते रहे। यदि आप गलतियां करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ मैंने गलत कर दिया, तो वो याद हो जाएगा। फेफड़े का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, या अंडाकार? तो आपको बताओ फेफड़े की आकृति कैसी होती है? तो आप क्या बताओगे? शंक्वाकार होती है, शंक्वाकार, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत पाचन की किस प्रकार की अपक्रिया है? भोजन के पाचन की किस प्रकार की अपक्रिया है? तो आप क्या बताओगे? उपचयन की अपक्रिया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चैनल पे उपचयन अपचयन से संबंधित वीडियो पहले ही पड़े हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित है सोमेटोस्टेरोन के कारण, ग्लूकोगान के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण? तो रक्त में ग्लूकोज की किसकी मात्रा कौन? इंसुलिन के कारण जो है इन ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमुलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एक नई एंटीबॉडी के लिए, लिंग हार्मोन के लिए, मनुष्य ह्यूमुलिन के लिए, या वैक्सीन के लिए?
तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा। मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे ह्यूमिलिन का शब्द प्रयोग किया था, मनुष्य ह्यूमिलिन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य की प्रजाति है। उद्योग में रेनिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, रेनिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एंजाइम के लिए किया जाता है रेनिन का उत्पादन। एंजाइम यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंजाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है, थायरोक्सिन, इंटरेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाए आपको बता दूं। ऑप्शन डी करेक्ट, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए प्रतिभावी होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक के मुख्य रूप से किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो आप क्या बताओ एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों से, फफूंद तथा एक्टिनोमाइसिटी से, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक सूक्ष्म जीव जो साइट्रिक अम्ल के उत्पादन पे काम आता है, साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम कौन सा जीव आता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्परजिलस जो है नाइगर जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, उसका क्या नाम है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा इंटरफेरॉन जो है, यानी ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोलेमिन का जो है मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, एसिटोगेस्टर एसिटी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये फास्ट कर रहा हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या है, सेक्रोमाइसिस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस में पाई जाती है, बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ऊर्जा की में ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर जैव स्रोतों द्वारा जो है जैव ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैव स्रोत मतलब कोई भी जो प्राकृतिक स्रोत हो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनविनीकरण ऊर्जा के लिए ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है, अनविनीकरण, तो आप क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पेट्रोलियम को जो है अनविनीकरण मतलब दोबारा नया नहीं बना सकता, खत्म होगा तो खत्म हो गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम पादप का उदाहरण कौन सा है, तो पेट्रोलियम पादप का उदाहरण कौन सा है, तो आप बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इफ्रोबियस लेथराइसिस, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे पेट्रोलियम पादप एक और है कौन, एजोला से भी जो है डीजल प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में गोबर गैस के अतिरिक्त बायोगैस के लिए खरपतवार की सिफारिश की गई है, तो इस प्रकार की, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आइकोर्निया क्रेफिस गोबर गैस, इनका भी गोबर गैस के अलावा इनका भी सलाह के प्रयोग किया जा सकता है। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में प्रयोग किया गया, तो गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में प्रयोग किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्कोनियस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन CH4 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। घरेलू का खाना पकाने में गैस का सिलेंडर किस में भरा होता है, तो आप क्या बताओगे, तरल पेट्रोलियम गैस, यानी LPG को कहा जाता है तरल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, तो पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा यूफोब्रिएसी कुल से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम का कुल कौन सा, यूफोब्रिएसी। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका उत्तर क्या आप बताएंगे, इसका उत्तर केमलिन साहब को जाता है, यानी एम केल्विन। तो प्यारे साथियों, इसका नेक्स्ट सेशन, अभी तो मैं 80 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, यदि आप सब इस वीडियो को शेयर करते हैं,
और अच्छे से फुल वॉच करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो के रूप में लाऊंगा, जो लगभग उसमें 300 क्वेश्चन को के करूँ कर 300 क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।